मूवी की शुरुआत में हम शिनोबु को देखते हैं जिसे अपने आसपास से कुछ ब्लड की स्मेल आ रही थी। जैसे ही शिनोबु कुछ आगे जाकर देखती है उसे एक डीमन दिखाई देता है जो कि बैठकर कुछ लड़कियों को खा रहा था। ये डीमन और कोई नहीं डोमा होता है। अगली और डोमा को भी पता चल जाता है कि कोई उसके एरिया में ट्रैप चुका है। इन द सेम टाइम डोमा खड़ा होता है और बोलता है, ओ तो तुम तो लड़की हो, तुम दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और डिलीशियस लग रही हो। इन द सेम टाइम हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक में हम देखते हैं शिनोबु की बड़ी बहन काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, ऑलमोस्ट वो मरने की कगार पर होती है। जब शिनोबु अपने सिस्टर से पूछती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा किसने किया, रिप्लाई देते हुए शिनोबु की बड़ी बहन शिनोबु से कहती है, मुझे पता है तुम एक असली डीमन स्लेयर कॉर्प्स हो और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बट अगर मेरी बात मानो तो तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो। तो आम लड़की की तरह अपनी लाइफ स्टाइल जियो ताकि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा रह सको। बट शिनोबु इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। शिनोबु की सिस्टर अपने साथ हुई सारी बातों को एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि आखिर किसने उसके साथ ऐसा किया। एंड इसी के साथ डेड अगेन से सीन प्रेजेंट पे आता है। डोमा को देखने के साथ ही शिनोबु को पता चल जाता है कि आखिर यही इंसान था जिसने उसकी बड़ी बहन को मारा था। आगे हम देखते हैं कि डोमा के आसपास जितने भी मरी हुई लड़की थी उनमें से एक लड़की अभी भी जिंदा थी और वो हेल्प के लिए मदद मांग रही थी। जैसे ही डोमा उस लड़की को मारने वाला था, शिनोबु अपने लाइटिंग स्पीड से उसे बचा लेती है। शिनोबु की लाइटिंग स्पीड को देखकर डोमा भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसी के साथ डोमा बोलता है, ओह तुम तो काफी फास्ट हो। बट ऐसा बोलने के साथ ही उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगेन से डोमा बोलता है, तुम उस लड़की की फिक्र मत करो, उसे साइड में रख दो, उसे मैं बाद में आराम से खाऊंगा। इन द सेम टाइम शिनोबु को अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि वो डीमन जिसने उसे मारा था वो पेयर ऑफ फैन का इस्तेमाल करता है एज अ वेपन के तौर पर। आगे डोमा बताता है कि वो इंटरनल पैरासाइट का एक फाउंडर है, उसका काम सबको खुश रखना है। डोमा के इस स्टेटमेंट को सुनकर शिनोबु कहती है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा काम सबको खुश रखना है? अभी तुम्हारे सामने जो लड़की थी वो तुमसे भीख मांग रही थी अपनी जान की, और तुम कहते हो तुम्हारा काम सबको खुश रखना है। रिप्लाई देते हुए डोमा बोलता है, हमारे आसपास के लोग मरने से डरते हैं, इसलिए मैं उन्हें मारकर पेन से रिलीव करता हूँ। डोमा अपने इस स्टेटमेंट को काफी काम वे में बोल रहा था। अगेन से डोमा बोलता है, यदि तुम भी कोई तकलीफ या दर्द में हो तो मेरे पास आकर मुझे अपनी तकलीफ बता सकते हो। तभी शिनोबु काफी गुस्से में बोलती है, बकवास बातें करना बंद करो, तुमने मेरी सिस्टर को मारा है, क्या तुम भूल गए उसने भी इसी टाइप के कपड़े पहने थे? तभी डोमा वाज लाइक, ओ वो तुम्हारी बहन थी? अगर मैं सच कहूँ तो वो काफी ज्यादा स्वीट थी, मैं उसकी बॉडी खाना चाहता था, बट सनलाइट के कारण मैं उसकी बॉडी खा नहीं पाया। ऐसा सुनने के बाद शिनोबु डायरेक्ट जाकर डोमा के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और डोमा के आईज पर एक स्टेप मार देती है। इन द सेम टाइम डोमा अपने आई के आसपास लगे हुए ब्लड को टेस्ट करता है, बट उसी वक्त हम देखते हैं कि डोमा की बॉडी में सारा पॉइजन फैलने लगता है। शिनोबु अपने मन ही मन सोचती है, मैंने इस पॉइजन का यूज तो कर लिया, बट क्या ये पॉइजन अपर मून्स डीमन पर वर्क करेगा? बट इन द सेम टाइम हम देखते हैं कि डोमा काफी हैवी ब्लीडिंग कर रहा था, मतलब उस पॉइजन का इफेक्ट डोमा के ऊपर हो रहा था। बट इन द सेम टाइम डोमा बोलता है, सो सैड, मैंने तो तुम्हारे पॉइजन को ऑब्जर्व कर लिया, तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, आखिरकार तुमने कितनी मेहनत से इस पॉइजन को मेरे अंदर इंजेक्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनोबु अपने स्वॉर्ड से बैक टू बैक डोमा पर अटैक करती है, बट लिटरली उन अटैक से डोमा का एक बाल भी बाका नहीं हो रहा था। इतने सारे अटैक करने के बाद शिनोबु काफी ज्यादा थक जाती है, उसके सांसें तक फूल रही थी। आगे डोमा वाज सेइंग, मैंने अभी डीमन 8 का ब्लो लिया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लंग्स का हाल ठीक नहीं है। डोमा आगे अपने फ्रोजन ब्लड को फॉग में चेंज करता है और अपने पंखे की मदद से उसे सर्कुलेट करता है। इस चीज को काउंटर करने के लिए शिनोबु ब्रेथ ऑफ इंसेक्ट डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई यूज करती है एंड सीधा जाकर अटैक कर देती है डोमा के ऊपर। शिनोबु के उस अटैक से पहले तो डोमा थोड़े मोड़ा इंजर्ड हो जाता है, बट अगले सेकंड में हम देखते हैं कि शिनोबु भी डोमा के अटैक से इंजर्ड हो जाती है, जिस अटैक के चलते शिनोबु अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद शिनोबु अपने मन ही मन सोचने लगती है, आखिर मेरे हैंड्स इतने छोटे क्यों हैं, आखिर मैं लंबी ग्रो क्यों नहीं हुई, काश अगर मैं थोड़ी बिगर होती तो शायद मैं इस अपर मून्स डीमन को डिफीट कर पाती। स्टोन हाशिरा जब भी हेल्प के लिए आते हैं तो सब लोग अपने आप को सेफ फील करते हैं, काश मैं भी उनकी तरह बन पाती।
वो इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी कि वो खुद अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन तभी हम शिनोबू को सिस्टर का प्रेजेंस नोटिस करते हैं, जो कि शिनोबू को डोमा से लड़ने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करती है। फिर क्या, शिनोबू दोबारा से खड़ी होती है और अपना टेक्निक यूज करके डोमा पर टूट पड़ती है। लिटरली इस बार डोमा की भी फट रही थी। लिटरली वो उसके मूवमेंट को रीड तक नहीं कर पा रहा था। इन द सेम टाइम हम शिनोबू के पास्ट को देखते हैं कि आखिर वो कैसे बड़ी हुई, उसने अपने पेरेंट्स को कैसे खोया और फाइनली जाकर वो डीमन कॉर्प्स में कैसे ज्वाइन हुई। अगेन से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोमा एक किलर स्माइल देता है। उस किलर स्माइल को देखकर शिनोबू अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ये मिक्स पॉइजन डोमा के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। इसी के साथ शिनोबू नीचे गिरने लगती है, लेकिन गिरने से पहले डोमा शिनोबू को उठाकर ऊपर खींच लेता है। उसके बाद का जो मूवमेंट देखने को मिलेगा आप देखते रह जाओगे। डोमा उसे पकड़ता है और अपने गले लगाकर रोने लगता है। डोमा वाज सेइंग, कसम से तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया इस जहर को मेरे अंदर इंजेक्ट करने में। तुम्हारी इस पावर को देखकर लिटरली मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे एक कमजोर लड़की इतना कुछ कर लेगी। उसके बाद डोमा पूछता है कि तो बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। जिस पर शिनोबू एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, भाड़ में जाओ तुम। सडनली उसी जगह कोनाओ भी आ जाती है। आने के साथ ही कोनाओ वहाँ का सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इन द सेम टाइम शिनोबू कोनाओ को कुछ इशारा करती है और अपने शॉर्ट को नीचे फेंक देती है। कोनाओ अपने अटैक से शिनोबू को बचाने की फुल ट्राई करती है, बट डोमा अपने प्लेस को ही स्विच कर देता है। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि डोमा अपने बॉडी के अंदर शिनोबू को एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के साथ ही डोमा बोलता है, मुझे पता है इस लड़की ने तुम्हें कुछ हैंड साइन करके तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में बताया है। सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन ये सब बकवास चीजें हैं, मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं आने वाला। एंड फाइनली डोमा शिनोबू को अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। सडनली सीन चेंज होता है। उसके बाद हम जेनित्सु को एक चैम्बर के अंदर देखते हैं, जहां उसके सामने अपर मून 6 यानी कि काइगाकू आता है। चैम्बर में एंटर लेने के साथ ही काइगाकू जेनित्सु को चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तो अभी तक तुमने अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं सीखी? तुम पहले जैसे नाकारा थे अभी भी वैसे ही लग रहे हो जेनित्सु। इतना बोलने के साथ ही सीन अगेन से चेंज हो जाता है और हम तांजीरो और यूतोमी को देखते हैं, जहाँ लिटरली तांजीरो एक ट्रैप में फंसने ही वाला था, बट वो 9th फॉर्म का यूज करके उस ट्रैप से बच जाता है। इन द सेम टाइम हम एक क्रू को देखते हैं जो कि तांजीरो और यूतोमी को वो सब कुछ बताता है जो शिनोबू और उसके सिस्टर के साथ हुआ था। इस न्यूज को सुनने के बाद तांजीरो रोने लगता है। उसी दौरान यूतोमी नोटिस करता है कि उस क्रो के नेक में कुछ लॉकेट टाइप टंगा हुआ है। दरअसल इस लॉकेट की मदद से डीमन कॉर्प्स घर बैठे बैठे वो सब कुछ देख पा रहे थे जो भी उस डीमन कैसल के अंदर हो रहा था। मींस वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि कौन सा अपर मून किस डीमन स्लेयर के साथ लड़ रहा है। इसी के साथ वो लोग इन्फिनिटी कैसल आर्क का एक मैप भी बना रहे थे, ताकि सारे डीमन स्लेयर एक साथ एक जगह पे हो और वो मुजान को ढूंढ सके। नाउ अगेन से सीन चेंज होता है और हम जेनित्सु और काइगाकू को देखते हैं। तभी काइगाकू बोलता है, जेनित्सु तो तुम मेरे सामने आ ही गए, हाँ? तो क्या तुमने फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और करना भी सीखा या फिर वैसे ही हो? तभी जेनित्सु बोलता है, तू एक लोएस्ट रैंकिंग अपर मून होने के बाद भी इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है? ये सुनने के बाद काइगाकू बोलता है, अच्छा तो तुमने जवाब देना भी सीख लिया, हाँ? आगे जेनित्सु पूछता है कि आखिर तू डीमन बना क्यों? तू ब्रीथ ऑफ थंडर का एक सक्सेसर बनने वाला था, बट तू डीमन कैसे बन गया? अगेन से जेनित्सु गुस्से में बोलता है, अगर तू डीमन नहीं बनता तो ग्रैम्स अभी भी जिंदा होते। आगे हमें पता चलता है कि जेनित्सु का दादा जो थे उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड करने का रीजन बस यही था कि काइगाकू डीमन बन गया था। बेसिकली ग्रैम्स के दो स्टूडेंट थे, जेनित्सु एंड काइगाकू, बट इन द कंपैरिजन ऑफ जेनित्सु, काइगाकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ग्रैम्स भी काइगाकू को ही अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे, बट काइगाकू ने डीमन का रास्ता चुना। दैट्स द रीजन कि ग्रैम्स ने अपने हाथों से ही अपने आप की जान ली। तभी काइगाकू वाज सेइंग, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एनीवन। जो मुझे अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करेगा मैं उसके लिए काम ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनके लिए काम करूंगा जो मुझे वैल्यू देते हैं। अगेन से काइगाकू बोलता है, मुझे उस बुड्ढे के लिए कोई अफसोस नहीं है, मैंने उसके लिए अपनी जी जान लगा दी थी, बट उसने मुझे अपना सोल सक्सेसर बनाने से साफ साफ इनकार कर दिया और तुझ जैसे डस्ट को चुना। आगे जेनित्सु बोलता है, मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ, बट तेरा क्या, तू तो फर्स्ट फॉर्म को यूज ही नहीं कर सकता। जेनित्सु की इस बात से काइगाकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सडनली ही यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीथिंग, बट जेनित्सु उस अटैक को इजिली रोक देता है।
इन द सेम टाइम हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जिसमें हम काइगाकू का पास्ट देखते हैं कि आखिर वो कैसे बड़ा हुआ, आखिर उसने अपनी फैमिली को कैसे खोया और उसे कैसे डीमन बनने पर मजबूर किया गया। इतना सब कुछ देखने के बाद अगेन से सीन प्रेजेंट पे आता है और जेनित्सु अपने मन ही मन सोचता है मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकता हूँ, बट ये फर्स्ट फॉर्म के अलावा सारे फॉर्म्स को यूज कर सकता है। इसके बाद काइगाकू सेकंड फॉर्म का यूज करके जेनित्सु के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लगता है और लिटरली इन सारे अटैक्स पर जेनित्सु काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उन्हीं अटैक के दौरान इमीडिएटली काइगाकू सिक्स्थ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग सौर का यूज करता है और जेनित्सु को नीचे गिरा देता है, लेकिन अचानक जेनित्सु गिरते गिरते रुक जाता है और फाइनली जेनित्सु यूज करता है सेवंथ फॉर्म ऑफ थंडर ब्रीथिंग फ्लेमिंग थंडर गॉड। थिएटर में ये सीन देखने के बाद फॉर श्योर तुम्हारे फेफड़े तुम्हारे मुंह तक आ जाएंगे। और आगे इस फॉर्म को यूज करके एक ही सिंगल स्लैश में काइगाकू का सर धड़ से अलग कर देता है। लिटरली ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि काइगाकू वाज सेइंग मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, आखिर ये टेक्निक कौन सी है, मैंने तो आज तक इस टेक्निक को ही नहीं देखा। आगे जेनित्सु वाज सेइंग ये फॉर्म मुझे ग्रैम्प्स ने नहीं सिखाया, ये फॉर्म मैंने खुद ही क्रिएट किया है। आगे ये सब सुनने के बाद काइगाकू बोलने लगता है एक ऐसा लड़का जो फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने खुद से सेवंथ फॉर्म बना दिया। दरअसल थंडर ब्रीथिंग में ओनली 6 फॉर्म ही होते हैं, बट जेनित्सु ने यहाँ पर अपना खुद का 7th फॉर्म बना दिया। 7th फॉर्म को यूज करने की वजह से जेनित्सु भी बेहोश होकर काइगाकू के साथ ही नीचे गिरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि काइगाकू काफी गुस्से में बोल रहा था मैं एक ऐसे बंदे से हार कभी नहीं मानूंगा जो मेरे से कमजोर है, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, बट मैं इसे भी साथ लेके मरूंगा। बट सडनली क्रिश की तरह ये बंदा हवा में उड़ता हुआ आता है और जेनित्सु को पकड़कर ऊपर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेनित्सु को एक ड्रीम दिखाई देता है जहाँ वो अपने ग्रैम्प्स से माफी मांग रहा था क्योंकि ना चाहते हुए भी उसने काइगाकू को किल करना पड़ा। इसी के साथ ग्रैम्प्स भी उसे माफी देकर रोने लगते हैं एंड फाइनली इसी के साथ ये वाला फाइट भी खत्म हो जाता है। अगेन से सीन चेंज होता है और हम तांजीरो और यूतोमी को देखते हैं जो कि मुजान का पीछा कर रहे थे, बट सडनली वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और एंट्री होती है द हॉट ब्रोकन डीमन अकाजाकी। एंड फाइनली ये वाला पार्ट यही मैं एंड करने वाला हूँ। इस पार्ट में मैंने 2 फाइट कवर की है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं अगला पार्ट में पूरी मूवी ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। बाय।